अब आज का क्लास स्टार्ट करें? हो मैम। यस मैम। यस, सो एक्चुअली काफी गैप के बाद हम मिल रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि डिड वी फिनिश विद द पोएम ऑफ वाई? यस हमने वाई जो पोएम था वो हमने खत्म किया था, राइट? हो मैम। यस ऑल राइट, ओके ओके, यस मैम। all right, so now tell me that if someone says that, suppose if there is a like अगर आपको कोई ऐसा कोई एक सेंटेंस दिया जाए that someone is, like for example a lady, okay, so she is the teacher of the teachers, तो आपको इससे क्या समझ आता है? मतलब मैं जस्ट ये एक मतलब जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके दिमाग में ये क्या आएगा अगर आपने एक ही वर्ड को 2 बार एक सेंटेंस में आपने सुना, लेकिन एक बार जो है वो एक वचन में यूज किया जाता है और दूसरा वर्ड उसी का जो है प्लूरल फॉर्म या फिर बहुवचन फॉर्म में यूज किया जाता है। तो शी इज द टीचर ऑफ टीचर्स, तो आप क्या समझ मतलब कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? इफ समवन वुड लाइक टू ट्राई, मयूर कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड आंसर? मैम रिपीट करता का क्वेश्चन रिपीट करूं? अच्छा, मैंने आपसे ये कहा है कि अगर आपको मैंने एक सेंटेंस दिया दैट शी इज द टीचर ऑफ टीचर्स, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है टीचर वर्ड को मैंने यूज किया है, लेकिन एक वर्ड जो है वो सिंगुलर फॉर्म या फिर एक वचन में है जैसे कि टीचर, लेकिन उसी का जो प्लूरल फॉर्म है या फिर बहुवचन है टीचर्स, वो एंड में आता है। तो टीचर ऑफ टीचर्स को आप मतलब किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे या फिर ट्रांसलेट करेंगे? या फिर उसी एग्जाम्पल में लाइक शी इज द मदर ऑफ मदर्स, मतलब ऐसा आपने कभी कोई एक्सप्रेशन सुना है? मैम मैं बताऊं क्या, थोड़ा फर्क आता है। ओके ओके, ट्राई कीजिए। उसका जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा कि वो टीचर मतलब सब टीचर के ऊपर की टीचर है, मतलब सब अध्यापक के ऊपर की अध्यापक है, ये आता है। ओके, ये तो आपने मतलब वर्ड टू वर्ड अगर आपने देखा तो उसका आपने ट्रांसलेट किया, लेकिन इसका अगर मैं आपको छिपा हुआ अर्थ अगर मैं आपको बताने की लिए बताऊं तो फिर आप कैसे इसको समझाएंगे? हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन इट? टीचर हाँ हाँ बोलिए शिवम। जैसे कि यू कैटापुल फाउंडेशन के सब टीचर्स हमें पढ़ाते हैं और उसमें जो पढ़ाने वाले टीचर्स है वो अलग है और जो प्रेमा मैम है वो अलग है, और वो टीचर जो भी हमें पढ़ाते हैं वो टीचरों की वो बॉस है, तो टीचर्स के टीचर। ओके ओके, आपने एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है। ऑल राइट, कोई और इस चीज को एक्सपैंड करना चाहेगा या फिर एक्सप्लेन करना चाहेगा? स्कूल में ना टीचर रहती है, टीचर सब टीचर रहते हैं, स्टूडेंट को सिखाते हैं हर क्लास में, पर उनके भी हेडमास्टर होते हैं, वो की शाले के टीचर, स्कूल के हेडमास्टर। ऑल राइट, ओके 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 फाइन। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो एग्जाम्पल दिया है कि टीचर ऑफ टीचर्स, तो आपने आइदर मतलब कोई एक हेड के नाम के हिसाब से आपने एग्जाम्पल दिया, या फिर प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर या फिर हेडमिस्ट्रेस के एग्जाम्पल्स आपने दिए, ठीक है। लेकिन आप एक साधारण व्यक्ति के लिए भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उसका मतलब डेजिग्नेशन वाइज या फिर पोजीशन वाइज वो सबके ऊपर होंगे ऐसा नहीं है हमेशा, लेकिन उसका ही आप एक सरल अर्थ निकाल सकते हैं कि जो सबसे मतलब सारे मतलब वही प्रोफेशन के या फिर उसी ग्रुप के जो जितने भी सारे एक जैसे लोग हैं उनमें से वो सबसे बेहतरीन है,
ठीक है, हमेशा वो डेजिग्नेशन के हिसाब से होगा ऐसा नहीं है। जो आपने एग्जाम्पल दिया वो भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर क्वालिटी के हिसाब से कहे या फिर उसका जो एक मतलब डेलिकेट जो एक अर्थ निकलता है कि सबसे बेस्ट वाला जो वर्जन है ओके किसी का, तो वो उस हिसाब से अगर आप देखें तो मतलब वो सबके ऊपर वो बेस्ट पोजीशन में है, इन द सेंस कि सबसे अलग, सबसे बेहतरीन और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है एक अलग उनका प्रभाव है, इसके लिए उनको सबके ऊपर एक स्थान दिया गया है। ऑल राइट, अब मैंने ये वाले एक्सप्रेशन को किस तरह से मैंने इसको एग्जाम्पल क्यों ऐसे मैंने माना है कि इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आज का जो टॉपिक है वो हम एक मतलब इसी तरह के एक फ्रेज को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक है वो है द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, यानी कि जो गाने हैं, जो धुन से जो आप गाते हैं, बहुत अच्छे से सुरीले धुन से जो आप गाते हैं कोई भी गाना, ठीक है, तो सारे गानों में से जो बेस्ट गाना है वो उसको सबसे ऊपर एक स्थान दिया गया है। सो द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। ऑलराइट, आई विल शेयर माय स्क्रीन राइट नाउ। आप जरा बता दीजिएगा कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑल राइट, Yes, ma'am. चॅट सोडवायचा आहे का? कौन सा वाला बेटा? The song of songs. अभी हम शुरू करेंगे ये टॉपिक, तो पहले हम डिस्कस कर लेते। हाँ, इस चैट चिट चैट जो है, हाँ वो ये सॉल्व करना है ना, अभी उसी को हम क्वेश्चंस को बेस करके हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि डू यू लाइक टू लिसन टू म्यूजिक और सॉन्ग्स, तो क्या आप में से कोई ऐसा कोई होगा जिसको गाना या फिर म्यूजिक पसंद नहीं है? नो नहीं है। नहीं मैम, मैं से तो ओके, नो मैम सबका पसंद अलग अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं या फिर भाषा जो है, जो भाषा का गाना आप सुनते हैं वो शायद आपका अलग चॉइस हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब जो है म्यूजिक से, गानों से कहीं ना कहीं हम जुड़ते हैं। कोई मराठी सॉन्ग सुनना चाहता है तो कोई इंग्लिश सॉन्ग सुनना चाहता है, कोई सिर्फ किसी को मतलब वर्ड्स शायद पसंद ना हो तो किसी को सिर्फ म्यूजिक जो रिदम पे चलता है, ठीक है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुनने में पसंद आए। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक म्यूजिक से लगाव होता है, ठीक है। और किसी को अगर आप पूछे तो ये भी कोई कहेंगे कि नहीं, मुझे ये इंसानों द्वारा जो गाने बनाए जाते हैं या फिर जो म्यूजिक तैयार किया जाता है वो हमें पसंद नहीं है, मुझे नेचर का जो म्यूजिक है या फिर नैसर्गिक म्यूजिक जो है, नेचुरल म्यूजिक है, वो मुझे ज्यादा पसंद है। तो नेचुरल म्यूजिक जैसे कि बारिश अगर गिरता है तो बारिश गिरने की आवाज, बूंदों की आवाज, ठीक है, जब पशु पक्षी अपनी आवाज में जब कोई एक मतलब बात करने की कोशिश करते हैं या फिर पंछी जो है आपस में चू चू करके जो बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनका जो एक आवाज है वो एक अलग तरीके का म्यूजिक तैयार करता है। तो म्यूजिक यानी कि हमेशा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे हारमोनियम, तबला, ऐसे ही मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से बनाना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप कोई भी सॉन्ग, कोई भी म्यूजिक, नेचुरल आवाज जो एक रिदम में या फिर एक लय, एक ताल के हिसाब से अगर वो चलता है तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज म्यूजिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप्स ऑफ सॉन्ग डू यू सिंग। अगर आपको गाना गाने का शौक है तो आप किस तरीके का गाना गाते हैं, चाहे आप वो क्लासिकल म्यूजिक हो या फिर वेस्टर्न म्यूजिक हो या फिर कोई पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है। तो आपको किस तरीके के गाने गाना या फिर सुनना पसंद है। हु इज योर फेवरेट सिंगर। अगर आप नहीं गाते हैं, खुद अगर आप नहीं गाते लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आप किस टाइप के सिंगर को सुनना पसंद करते हैं, राइट। व्हेन डू यू सिंग। और अगर आप गाते हैं तो आपका कोई पर्टिकुलर समय है, अगर आप गाना सीखते हैं तो आप वो रियाज जो करते हैं, जो प्रैक्टिस जो आप करते हैं वो कौन से समय में करते हैं, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि जो लोग गाना
गाते हैं, जो सिंगर्स हैं, उनका एक टाइम होता है, वो एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ के बहुत ही सुबह जो है वो रियाज करने बैठते हैं। दिन भर में वो अपना जो है खाने पीने का ध्यान रखकर अकॉर्डिंगली वो एक टाइम पे बैठकर वो गाना प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं तो कौन सा गाना कब आप गाते हैं, कौन से समय में गाते हैं, ये कुछ अलग अलग प्रश्न है। डू यू प्रैक्टिस सिंगिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुरु? और अगर आप सीखते हैं तो कोई आपके गुरु जरूर होंगे जिनके अंडर आप सीखते हैं। अभी आज का जो डिजिटल एरा है, ठीक है, डिजिटल एरा यानी कि जैसे हम अभी कंप्यूटर के थ्रू, कोई फोन के थ्रू या फिर गैजेट के थ्रू हम जुड़ते हैं एक दूसरे से, राइट। तो यहाँ पर आप कभी कभी देखेंगे कि लोग जो हैं वो डिजिटली कोई कोर्स वो लेते हैं, वो अपने आप को उसमें एनरोल करते हैं, एडमिशन लेते हैं और उसी को अपने पेस में या फिर अपने स्पीड के हिसाब से जो है वो धीरे धीरे सीखते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मतलब सामने सामने फेस टू फेस जो हम क्लासरूम्स में पढ़ते हैं वैसा कोई होता नहीं है। या फिर ये जो वाला एग्जाम्पल है जहां पर आपका लाइव एग्जाम्पल चल रहा है, राइट, लाइव क्लास चल रहा है, इस तरीके का कभी हो सकता है या फिर रिकॉर्डेड वर्जन्स हो सकता है। तो इस दौरान भी जो आपको सिखाता है वो इंसान आपका गुरु बन जाता है। तो अगर आप गाना सीख रहे हैं तो क्या आप किसी गुरु के अंडर सीख रहे हैं या फिर रेगुलर एक जैसे यूट्यूब एक चैनल आपने फॉलो कर लिया तो उसी को आप सुनकर आप अपने आप से सीख रहे हैं? तो उस तरीके से देखा जाए तो वो आपका गुरु नहीं, आप किसी एक चैनल को फॉलो कर रहे हैं या फिर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को आप सुन रहे हैं और फिर उसी को आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप से बजाना या फिर सीखना। किसी के गाइडेंस में कि इस तरह से सीखना है, इस तरह से बजाना है, ऐसा कभी कभी नहीं भी हो सकता। तो ये भी एक प्रश्न है कि कौन आपके गुरु है और आप किसी के अंडर सीखते हैं या नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोक म्यूजिक एंड क्लासिकल म्यूजिक? ठीक है, अगर आप फोक म्यूजिक की बात करें तो FOLK, फोक का मतलब क्या है? लोकगीति, यानी कि जो कॉमन जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनकी एक विशेषता है, राइट। तो जैसे अगर आप देखें तो हर एक जगह की एक अपने अपने जो ओरिजिनल लोग हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो उनके जो ट्रेडिशंस हैं, जो म्यूजिक है, उसको एक कंटिन्यू रखने की कोशिश करते हैं। तो वो फोक म्यूजिक में कंसिडर किया जाता है। क्लासिकल यानी कि जैसे आपको पता है कि अगर गाने की बात करें तो हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक है, कर्नाटिक म्यूजिक है। तो कौन सा घराना, कौन से म्यूजिक को आप फॉलो करते हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो यहाँ पर द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स की सारे गानों का जो श्रेष्ठ गाना है उसको सबसे ऊंचे स्थान पे रखा गया है। इसीलिए द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स यानी कि सारे गानों के ऊपर जो है सबसे टॉप लेवल पे जो है उनको मतलब बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर। यस यस बेटा, कोई मुझे बुला मतलब रहा क्या है? होता है? किस चीज का मतलब? बिटवीन। बिटवीन यानी कि बीच में, बीचों बीच। मैम ओके, ऑल राइट। यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर ये जो एक डायग्राम दिया गया है, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर जो डायग्राम है वो आप देखेंगे कि ऊपर सबसे ऊपर एक टॉपिक, मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ मैम, मैंने शेयर किया हुआ है। ओके, आप एक बार ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, मुझे भी नहीं दिख रही है। करने की कोशिश कीजिए एक बार, ठीक है, शायद आपको दिख जाए। दोबारा ज्वाइन करो मैम। हाँ, दोबारा ज्वाइन करके देखिए, आप कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके, सो नाउ यहाँ पर जो एक टॉपिक दिया गया है उसका नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ओवरऑल इसको हम एक अम्ब्रेला टर्म कहेंगे। इंग्लिश में अम्ब्रेला टर्म यानी कि जैसे एक छाता होता है, ठीक है, बहुत सारे रॉड्स होते हैं उसके अंदर, लेकिन ऊपर से एक
पर्टिकुलर कपड़े को जो है वो स्टिच करके एक जुट बनाया जाता है। तो जब आप छाता को खोलेंगे तो वो दिखने में वो एक ही लगेगा, लेकिन अंदर उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं और अलग अलग तरीके से उसके रॉड्स जो है आपको अलग अलग दिखेगा कि ये वाला रॉड यहाँ से यहाँ जुड़ता है, ये वाला यहाँ से ऐसे जुड़ता है। तो यहाँ पर जो अम्ब्रेला टर्म है, जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि कोई भी म्यूजिक से संगीत से रिलेटेड जो वाद्य है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको आप बजाकर कोई ओके समरजीत बेटा आप अपने माइक को जरा म्यूट कीजिए प्लीज। क्या मैम? समरजीत बेटा आप अपने माइक को जरा म्यूट कीजिए प्लीज। सॉरी मैम, गलती से हो गया। हाँ नहीं कोई बात नहीं ओके। हेलो मैम। यस मैम ट्री डायग्राम कैसे होती है? हाँ मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर जो है ये अम्ब्रेला टर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ लाइंस के हिसाब से इन्होंने कुछ ब्रांचेस बनाने की कोशिश की है। ब्रांचेस यानी कि क्या, कि जैसे टहनियां होती है, तो इसको हम इंग्लिश में आइदर आप कहेंगे फ्लो चार्ट या फिर आप कहेंगे ट्री डायग्राम, ठीक है। तो अगर आप ट्री डायग्राम कहते हैं तो फिर ट्री यानी कि पेड़, ठीक है, तो पेड़ क्या जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो नीचे एक बड़ा स्टेम होता है, राइट, एक बड़ा ट्रंक होता है और उसका ही सपोर्ट लेके जो एक रूट्स अपने आप को जो है वो फैलाकर जमीन में वो अपना फाउंडेशन तैयार करता है। और जब वो पेड़ बड़ा होता है, वो ट्रंक बड़ा होता है, स्टेम होता है, वो बड़ा होकर जो है आगे जाकर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक बड़ा पेड़ जो है ये एक ब्रांच इस तरफ जाता है तो दूसरा ब्रांच दूसरे तरफ जाता है, और हर एक जो है ब्रांचेस का एक ही जगह पर जाकर वो मिलता है, वो है नीचे वाला जो मेन ट्रंक है वो वाले ट्रंक से। तो इसको अगर आप कहें तो कहीं ना कहीं आप इसको उल्टा कर दीजिए कि ट्री का जो ट्रंक है उसको आप ऊपर पकड़ लीजिए और फिर आप सोचिए कि उसके ब्रांचेस जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसीलिए इसको ट्री डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट भी कहा जाता है, जहां पर मेन टॉपिक जो है मेन ट्रंक के हिसाब से अगर आप देखें तो ट्रंक जहां पर होता है ट्री का, यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जैसे संगीत से रिलेटेड जो वाद्य है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फर्दर अगर आप देखें तो उसका दो अलग अलग ब्रांचेस, छोटे छोटे ब्रांचेस आप निकाल सकते हैं। एक तरफ हो जाता है हमारे भारतीय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, और उस दूसरे तरफ हो जाता है वेस्टर्न, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में एक एग्जाम्पल इन्होंने जो ऑलरेडी दिया हुआ है वो है तबला, और वेस्टर्न में इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है ड्रम, ओके, क्योंकि ड्रम जो है वो टिपिकल हमारा इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, वो वेस्टर्न है। अब अगर आप में से किसी को थोड़ी सी भी जानकारी है म्यूजिक के बारे में तो ज्यादा नहीं लेकिन एकाध और अदर देन तबला आप मुझे बता सकते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में और कौन कौन से आते हैं। तबला ऑलरेडी दिया गया है, तबला के अलावा आप बताएं प्लीज। गिटार, हारमोनियम। मैंने ओके 1 मिनट, मैंने आपको इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया है, पूछा है, तो आप मुझे इंडियन का पहले बताइए। भारतीय, मैम मैं बताऊं? टीचर मैं बताऊं? कथकली। टीचर ऑलराइट, कथकली। मैं बताऊं? हाँ, एक मिनट मैं ऑलरेडी आई कैन सी स्टूडेंट्स रेजिंग देयर हैंड्स, आई कैन ऑलरेडी सी स्टूडेंट्स रेजिंग देयर हैंड्स। ओके, दर्शन आप बताइए बेटा, आई सी यू रेजिंग योर हैंड। मैम इंडियन तानपुरा, ओके, वेरी गुड। What सितार, else? Guitar. Do you think guitar is an Indian musical instrument? गिटार आपका इंडियन म्यूजिकल में आएगा? मैम मैं पियानो। बताऊं पूरे के पूरे? बेटा सबको एक चांस दिया जाए। तानपुरा इज इंडियन। गिटार जो आप मुझे बताइए। सितार, ओके, सितार इज इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। रुद्र आप बताइए। टीचर कथकली।
बेटा कथकली इज द डांस फॉर्म। यहाँ पर हम वाद्य की बात कर रहे हैं, जो म्यूजिकल बजाकर आप जिसके अंदर से आप म्यूजिक निकालते हैं, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। कथकली इज अ डांस, इंडियन डांस फॉर्म। उस पर जो बजाया जाता है मैम, उस पर जो बजाया जाता है वो बता रहा हूँ। तो आप मुझे उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। मैम हारमोनियम। ओके, हारमोनियम, फाइन। फ्लूट 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 ओके, फ्लूट इज इंग्लिश वर्ड, लेकिन फ्लूट को जो आप अब देखिए। ओके टीचर मेरे फोन में भानुदास, एक मिनट। टीचर मेरे फोन में चार्जिंग नहीं थी, इसलिए मैंने ना लेट ज्वाइन किया मैम। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आपने ज्वाइन किया, यही बड़ी बात है। ठीक है, वेलकम, वेलकम टू क्लास। ऑल राइट, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊं, मैंने अभी किसी को फ्लूट बताते हुए सुना है, तो एक मैं चीज यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि फ्लूट जो है इसके अलग अलग वर्जन्स हैं। ठीक है, अगर आप फ्लूट इंग्लिश में यूज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको वेस्टर्न फॉर्म में भी आपको दिखाई देगा। जैसे चाइनीज फ्लूट भी होता है, जापानीज फ्लूट भी होता है, अलग अलग देश के अलग अलग फ्लूट होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप टिपिकली इंडियन फ्लूट जो कहेंगे, जो बांसुरी है, तो वो हम कृष्णा जी से जोड़ते हैं, राइट, लॉर्ड कृष्णा से। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बांसुरी, जो इंडियन बांसुरी जो है, उसका एक अलग म्यूजिकल आता है, मतलब अलग एक म्यूजिक उसका जो है कृष्णा से जुड़े हुए उस तरीके से वो मतलब होता है। बट अदरवाइज इफ यू सी, तो फ्लूट के अलग अलग वर्जन्स है। तो फ्लूट को एक हम ऐसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मानते हैं जो इंडियन में भी कंसिडर होगा और वेस्टर्न में भी कंसिडर होगा, सिर्फ उसका अलग अलग वर्जन है या फिर अलग अलग नाम कभी हो सकता है। ऑल राइट, अदर देन दैट मैंने तानपुरा सुना, मैंने सितार सुना, ठीक है, बांसुरी हमने कंसिडर किया, हारमोनियम आपने बताया, तबला आपने बताया, तो आपने इतने सारे इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बताए। अच्छा, माँ सरस्वती के हाथ में क्या होता है? टीचर वीणा। वीणा, यस, इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो वो हमारे, यस, तो वो हमारे शास्त्रों में भगवान से जुड़े हुए जो है, इससे हमें पता चलता है। ऑल राइट, अब हम आते हैं, ध्यान जो देते हैं, लेट्स फोकस ऑन वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑलरेडी एक ड्रम है, हमने फ्लूट को भी कंसिडर कर लिया, कोई गिटार आपने बताया, तो 3 आपने इंस्ट्रूमेंट्स वेस्टर्न के अंडर आपने कंसिडर किया। और आपको याद आ रहा है, तेजस आप बताइए। टीचर प्लेइंग, सॉरी, मुझे सॉरी बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वेस्टर्न डांस बताओगे? मैं एक वेस्टर्न सॉन्ग। वेस्टर्न सॉन्ग, ओके, बोलिए। हिप हॉप सॉन्ग मैम। हिप हॉप सॉन्ग, और ओके फाइन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम सॉन्ग या फिर डांस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन नाउ। चलिए, तो आप लोगों को काफी सारा नॉलेज है आपने। यस, पियानो भी है, किसी ने बीच में पियानो बताया था, वो हमने कंसिडर करना भूल गए थे। सितार मैम। ओके, सितार, यस, सितार, यस, राइट। ऑल राइट, फाइन, और क्या? चलिए आप, ओके फाइन, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। just piano. Yes, piano is the Western musical instrument. Very good. All right, now let's begin the lesson. Guitar. Slowly. Yes. Can I start the lesson now? Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Slowly, gently, the exhausted musician laid his tanpura on the carpet. The exquisite strains of Rag Darbari still vibrated within the hall. Emperor Akbar looked up, his eyes lit with admiration. Wonderful, he said. Superb. I listen to you every day, but I can't seem to have enough. तो यहाँ पर जो है हमने एक
मतलब म्यूजिक से रिलेटेड, गाने से रिलेटेड जो है, यहाँ पर हमने एक लेसन या फिर एक स्टोरी को हमने शुरुआत की, जहां पर ये बताया गया है, सेटिंग इसका ये है कि एम्परर अकबर जो है, बादशाह अकबर जो है, वो यहाँ पर म्यूजिक सुन रहे थे, वो अपने दरबार में जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुन रहे थे, जो अपने दरबार में जो जितने भी लोग हैं उसमें से जो म्यूजिशियन है उनका म्यूजिक वो सुन रहे थे, और कहीं ना कहीं ये म्यूजिशियन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे वो आफ्टर सम टाइम ही गॉट एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का अर्थ क्या है? टायर्ड हो जाना, थकावट आना। बहुत थकावट जब होती है तो उसे एग्जॉस्टेड कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही प्यार से, धीरे से उन्होंने जो है तानपुरा को साइड में रखा। कोई कितना भी टायर्ड हो जाए, लेकिन अगर आप किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे ऐसे ही झटके से नीचे नहीं रख सकते, वो टूटने का चांसेस उसका ज्यादा होता है, तो उसे आपको प्यार से संभाल कर रखना होता है, राइट। सो स्लोली एंड जेंटली द एग्जॉस्टेड म्यूजिशियन लेड हिज तानपुरा। लेड हिज तानपुरा यानी कि उन्होंने उसको सुलाकर जो है अच्छे से उन्होंने रख दिया। कहां पर? कारपेट के ऊपर, ऑन द कारपेट। द एक्सक्विसिट स्ट्रेन्स, एक्सक्विसिट यानी कि बहुत ही उसका जो एक सुरीला, डेलिकेट और बहुत ही मतलब जो कानों को या फिर दिलों को छू जाने वाला जो म्यूजिक है, ये वाले जो स्ट्रेन्स हैं या फिर जो म्यूजिकल जो उसके पार्ट्स हैं, ये कौन से राग का है? अगर आप देखें तो क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का अलग अलग भाग होता है, राग होता है। तो अलग अलग राग जो है, जो ट्रेनिंग लेते हैं उनको पता होता है कि कौन सा राग कौन से समय में गाया जाता है। ऑलराइट, तो जैसे मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर राग एक समय पे अगर आप गाते हैं, और जैसे आपने आकाश की तरफ अगर आपने उसको देखकर गाया तो बारिश शुरू हो जाती है। कभी कभी होता है कि एक पर्टिकुलर राग गाने से मतलब चारों तरफ जो है गर्मी बढ़ जाती है। तो ये एक अलग ही लेवल का म्यूजिक है, जो उस डेप्थ तक अगर जाए तो वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सकता है, और ये सबकी बस की बात नहीं है। उसके लिए एक बहुत ही डीप ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जो राग के बारे में बताया गया है, दिस इज राग दरबारी, और यहाँ पर पूरे दरबार में जो है एक म्यूजिकल एटमॉस्फेयर, एक एम्बियंस तैयार किया गया, जो कहीं ना कहीं गाना खत्म होने के बाद भी उसके जो वाइब्रेशंस है, उसका जो एक अलग माहौल है, वो इस तरह से वो कंटिन्यू हो रहा था कि पूरे हॉल में, पूरे दरबार में मानो कि म्यूजिक खत्म होने के बाद भी वो उसका एक इफेक्ट जो है वो रह गया था। और इसी को लेकर एम्परर अकबर ने क्या कहा, वो धीरे से उन्होंने ऊपर देखा और उनकी जो आंखें हैं, उनकी आंखों में मतलब वो खुशी छलक रही थी, लिट विथ एडमिरेशन। वो इतना खुश हो गए कि और खुशी के मारे उन्होंने कह दिया कि वंडरफुल, सुपर्ब, मैं आपको हर रोज सुनता हूँ, आई लिसन टू यू एवरी डे, बट आई कांट सीम टू हैव इनफ। लेकिन मैं कितना भी आपको सुनूं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर भी वो कम ही होता है, मतलब मुझे और सुनना है आपको। ऑलराइट, then who was it? तानसेन bowed in silent gratitude। और ये और कोई नहीं है, जो नवरत्न है हमारे एम्परर अकबर के, उसमें से ही एक रत्न जो है वो है तानसेन, जो हमें पता है कि बहुत ही एक उम्दा लेवल के म्यूजिशियन थे। और उन्होंने साइलेंट ग्रेटिट्यूड यानी कि बहुत ही मतलब प्यार से और रेस्पेक्ट से उन्होंने अपना सर झुकाकर जो है उन्होंने थैंक यू किया। उन्होंने ग्रेटिट्यूड, जो अपना जो एक ग्रेटफुलनेस है, उन्होंने उसको जताया, लेकिन किसी बातों से या शब्दों से नहीं। उन्होंने सिर्फ बहुत ही धीरे से अपने मतलब रिस्पेक्टेबली उन्होंने अपना सिर को झुकाकर उन्होंने एक्शन के द्वारा उन्होंने उस ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस किया। आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, सेड अकबर। और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा सुरीला आवाज अगर किसी का है, वो सिर्फ आप ही का हो सकता है। बट आई डोंट शहनशाह, सेड तानसेन विद अ स्माइल। लेकिन जो एक हम्बल इंसान होता है, हम्बल यानी कि जो कहते हैं ना कि मतलब आप कितना भी अचीव कर ले, लेकिन आपको पता है कि आप
आपका जो पैर है वो जमीन से आपने ऊपर उठाकर आप ज्यादा उड़ नहीं रहे हैं, आप अभी भी ग्राउंडेड है। ओके, यू आर स्टिल ग्राउंडेड, आपको अभी भी सच्चाई पता है। आप कहीं ना कहीं ये नहीं कहते कि अरे वाह यस मतलब मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता ही नहीं है। आपको सिर्फ यही लगता है अभी भी कि ठीक है मैं कोई भी लेवल तक चला जाऊं, लेकिन शायद मुझे अभी भी और सीखना है, ये जीवन में मुझे और हासिल करना है, सीखना है, मैं अभी तक कुछ भी नहीं सीख पाया। अगर ये थॉट प्रोसेस अगर कोई रखता है, ठीक है, तो ऐसे इंसान को हम्बल इंसान कहा जाता है। तो यहाँ पर तानसेन ने इसी ह्यूमिलिटी से, इसी हम्बलनेस से उन्होंने जवाब दिया कि अकबर के हिसाब से तो वो कह रहे हैं कि आपका ये सबसे मतलब बेस्ट आवाज है पूरी दुनिया में, लेकिन तानसेन जो है वो खुद कह रहे हैं कि बट आई डोंट, मतलब मैं ये नहीं मानता कि मैं सबसे ऊंचे स्तर पर हूं या फिर सबसे ऊंचे स्थान पर हूं। देयर इज समवन who sings far better than I do। ठीक है, तो इंसान के अंदर जो है ये एक छोटी सी सोच अगर रह जाए कि मैं सबसे ऊंचा, ये ना सोचकर कि मेरे से भी बेहतर कोई हो सकता है, ये अगर आपने सोच लिया तो ऑटोमेटिकली आपका पर्सनालिटी वाइज जो ग्रोथ है ऑटोमेटिकली आप ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो यही तानसेन ने उनके इन शब्दों के द्वारा उन्होंने इसी चीज को प्रकट किया या फिर इसी चीज को उन्होंने दर्शाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके हिसाब से मैं बेस्ट हूं, दैट इज आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। आपके हिसाब से, आपकी नजरों में मैं बेस्ट हूं तो नेचुरली आई एम थैंकफुल टू यू, लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरी नजरों में मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे हिसाब से कोई और है जो मेरे से भी बेहतर है या फिर बेहतरीन गाता है। Who sings far better than I do? Really? Cried the disbelieving अकबर, क्योंकि अकबर को लगता था कि तानसेन ही बेस्ट है क्योंकि वो नवरत्नों में से एक है। तो जब वो उन्होंने ये बात मतलब उन्होंने जब सुनी कि तानसेन से भी बेहतर कोई है और वो और कोई नहीं, तानसेन खुद कह रहे हैं, तो ही वॉज लाइक डिसबिलीविंग यानी कि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने कानों में कि सच में ऐसा है कि आपसे भी बेहतर कोई गा सकता है। देन आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट, कैन यू अरेंज इट? तो अगर आपके हिसाब से आपसे भी बेहतर कोई गाता है तो मेरे कोर्ट में, मेरे दरबार में उनको डेफिनेटली इनवाइट करना चाहिए, उनको कोई भी मतलब सुने या फिर हम सब सुनना चाहेंगे, मैं सुनना चाहूंगा। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट अकबर सेज। Tansen shook his head. I am afraid he will not come, sire. Now यहाँ पर अगर आप देखें तो SIRE sire वर्ड जो है ये कुछ और नहीं, लेकिन जैसे हम सर कहते हैं तो ये एक मतलब अलग तरीके से वही मीनिंग उसका वही है कि सर ना कहकर उन्होंने सायर कहा है। ठीक है, तो आई एम अफ्रेड ही विल नॉट कम। ठीक है, आप सुनना उनको चाहते हैं, मैं भी जानता हूं कि वो मेरे से वो बहुत बेहतर गाते हैं, लेकिन मुझे डर है, आई एम अफ्रेड यानी कि मुझे डर है कि आप अगर बुलाएंगे भी तो भी वो नहीं आएंगे। वो उसका मतलब क्यों नहीं आना चाहते या फिर क्यों नहीं आएंगे उसको हम जब आगे पढ़ेंगे। लेट्स सी why he says so. What? Not even if he hears that the emperor himself has summoned him. मैं बादशाह हूं, मैं शहंशाह हूं, मैं एम्परर हूं पूरे हिंदुस्तान का, तो अगर एक एम्परर भी अगर किसी को समन करना यानी कि बुलाना, मैंने भी अगर बुलाया है तो भी वो नहीं आएंगे। मतलब सबसे ऊंचे स्तर के इंसान ने भी अगर मतलब कोई हाईली पोजीशन्ड डेजिग्नेटेड इंसान जैसे मैं हूं यहाँ पर अभी एम्परर हूं, मैंने अगर बुलाया है तो भी वो नहीं आएंगे। नो, नॉट इवन देन, फिर भी वो नहीं आएंगे। दिस रिप्लाई वुड हैव एनरेज्ड एनी अदर एम्परर। अगर यहीं पर अकबर के जगह पर अगर कोई और बादशाह होते या फिर कोई और शहंशाह होते तो वो शायद सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के हिसाब से वो तुरंत उनको गुस्सा आ जाता कि ऐसा मतलब किसको मतलब किसमें इतनी हिम्मत है कि मैं बुला रहा हूं फिर भी कोई नहीं आ रहा है। तो एनरेज्ड का मतलब क्या है? गुस्सा आ जाना। दिस रिप्लाई यानी कि उत्तर, जवाब। इसी जवाब को अगर कोई और सुनता तो वो डेफिनेटली उन्हें और ज्यादा गुस्सा आता। दिस रिप्लाई वुड हैव यानी कि गुस्सा आ जाता। ठीक है, तो वुड हैव एनरेज्ड एनी अदर एम्परर, बट लेकिन इसीलिए किसी और एम्परर
और अकबर में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। बट अकबर वॉज डिफरेंट, अकबर जो है बादशाह के हिसाब से एक अलग लेवल के बादशाह थे, वो एक अलग इंसान थे, उनको गुस्सा नहीं आया। वेरी वेल उस्ताद जी, सेड अकबर स्माइलिंग इनटू तानसेन्स हाफ स्केर्ड आईज। अब तानसेन देखिए, कुछ भी हो, आप नवरत्न बोलिए, जो भी बोलिए, लेकिन वो है तो बादशाह के अंडर या फिर एम्परर के अंडर, तो कहीं ना कहीं वो इस जवाब को जब वो बोल रहे हैं कि हाँ मैं जानता हूं कि वो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन मुझे डर है कि वो नहीं आएंगे, अगर आप बुलाएंगे तो भी वो नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं जब तानसेन ये बात कह रहे थे उनकी आंखों में एक डर दिख रहा था। ओके, हाफ स्कैर्ड, स्कैर्ड का मतलब क्या है, डर, ठीक है। तो ऑलरेडी मतलब वो एक डरते हुए जवाब दे रहे थे कि क्या मैं ये बात कहूं, लेकिन कहना जरूरी था क्योंकि कहीं ना कहीं वो बादशाह से बात कर रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी रखना जरूरी है, सच्चाई रखना जरूरी है। नहीं तो वो एक झूठा वादा करेंगे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप कहेंगे तो जरूर आएंगे, लेकिन अगर वो इंसान नहीं आया तो कहीं ना कहीं फिर वो तानसेन जो है वो झूठे साबित हो जाएंगे, राइट। सो दैट इज वाई उन्होंने सच्चाई को रखा बादशाह के सामने, लेकिन बहुत डरते डरते धीरे धीरे उन्होंने रखा। तो वेरी वेल said अकबर स्माइलिंग इनटू तानसेन्स हाफ स्कैर्ड आईज। और कहीं ना कहीं अकबर ने जो है वो तानसेन की आंखों में वो डर उन्होंने भांप ली थी, इसके लिए वो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि ठीक है, स्माइल से, एक मुस्कुराहट से उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं उस्ताद जी, इफ ही डजंट कम आई शैल गो टू हिम माई सेल्फ। ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आ सकते या फिर वो नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हम तो जा ही सकते हैं। अगर यहीं पर कोई और एम्परर होता या फिर कोई और बादशाह होता तो वो कहते कि ईगो में कहते कि कोई बात नहीं, हम तो बादशाह हैं, हम किसी के दरबार में नहीं जाएंगे या फिर हम किसी और जगह पर क्यों जाए, हम बुला रहे हैं तो हमारे पास आना चाहिए, राइट। लेकिन अकबर और किसी और में यही फर्क है कि अकबर ने बहुत ही हम्बल तरीके से उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं, वो नहीं आएंगे तो क्या हुआ, हम जा सकते हैं उनके पास, राइट। सो इफ ही डजंट कम आई शैल गो टू हिम माई सेल्फ, विल यू टेक मी टू हिम। और उन्होंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही विनम्र भाव से उन्होंने पूछा कि आप मुझे ले जा सकते हैं तानसेन। तो उन्होंने तानसेन को ही उन्होंने पूछ लिया कि क्या तानसेन उनको वहां पर ले जा सकते हैं या नहीं। तो जवाब में तानसेन ने क्या कहा, यस सायर, प्रोवाइडेड यू डू नॉट कम एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। जरूर मैं आपको ले जा सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, यहाँ पर एक कंडीशन है। एंड व्हाट इज दैट कंडीशन, आप इस वस्त्र में जो एक आपने जो ड्रेस पहना हुआ है, एम्परर, शहंशाह, बादशाह, जो आपका जो क्राउन है और ये जो भारी भरकम जो ड्रेसेस हैं, इस तरह से आपको ड्रेसअप करके अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल भी, आप मतलब वो जाना व्यर्थ हो जाएगा, वो जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप एक सिंपल साधारण व्यक्ति के हिसाब से, हमारे जैसे व्यक्ति के हिसाब से अगर आप जाना चाहे तो आप फिर भी जा सकते हैं। यस सायर, तो उन्होंने मना नहीं किया। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मतलब एक शर्त रखते हैं कि ऑन द कंडीशन दैट यस यू डोंट कम एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये जो एक ताज है इसको आपको उतारकर बहुत ही विनम्र भाव से, बहुत ही मतलब एक जो है हम्बल भाव से, एक सिंपल तरीके से जो है आपको जाना है। आई शैल गो एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूजिक, मैं जाऊंगा। तो इसके जवाब में अकबर ने क्या कहा कि जरूर मैं जाऊंगा, लेकिन मैं बादशाह होकर नहीं जाऊंगा, मैं एक सिंपल इंसान जो म्यूजिक से प्यार करता है, ठीक है, म्यूजिक से प्यार रखने वाले इंसान के हिसाब से बहुत ही मैं एक सिंपल साधा सीधा इंसान बनकर मैं जाऊंगा। अब आगे देखते हैं कि ये इंसान कौन है जो तानसेन से भी बेहतर गाते हैं। संत हरिदास was the man, और ये और कोई नहीं संत हरिदास थे। Tansen had spoken of, okay, so Sant Haridas was the man Tansen had spoken of। तो तानसेन ने किसके बारे में बताया था कि हम मेरे से भी बेहतर गाते हैं, वो है संत हरिदास। He had been Tansen's music teacher and he lived the austere life of a hermit। अब यहाँ पर ये बात है कि एक्सक्यूज मी, सॉरी, तो यहाँ पर ये बात है कि ही हैड बीन तानसेन्स म्यूजिक टीचर। और ये सोचिए कि यहाँ पर तानसेन ने जो जिसको कहा कि मेरे से भी बेहतर गाते हैं, वो और कोई नहीं, वो उनके
शिक्षक रह चुके हैं, म्यूजिक टीचर रह चुके हैं, यानी कि जो एक शिष्य है उन्होंने अपने गुरु को उनके ऊपर रखा। एंड डेफिनेटली अगर आपने किसी के अंडर आपने ट्रेनिंग ली है तो नेचुरली आपके गुरु ही आपके ऊपर रहेंगे, आप गुरु के ऊपर नहीं जा सकते, राइट। तो यहाँ पर संत हरिदास और कोई नहीं, तानसेन के गुरु रह चुके हैं, राइट। और ही हैड बीन तानसेन्स म्यूजिक टीचर एंड ही लिव्ड द ऑस्टियर लाइफ, AUSTERE। ऑस्टियर का मतलब क्या है कि बहुत ही सिंपल, जैसे अगर कोई ऋषि मुनि अगर आप कहें तो, या फिर जैसे प्रीस्ट होते हैं या फिर जो संत होते हैं, मतलब अपने आप को ये एक जो बाहरी दुनिया है उनसे वो अलग एक अलगाव जो है रख कर संसार में जुड़े हुए, संसार में मतलब एकदम से अपने आप को उन्होंने जो है बिजी नहीं रखा, ठीक है। अपने आप को दूर रखकर, अपने आर्ट को दूर अपने आप से जुड़े रखकर कहीं ना कहीं उन्होंने जो है इस संसार से एक डिस्टेंस मेंटेन करके कहीं ना कहीं एक साधु या फिर एक महर्षि के हिसाब से जैसे जीवन व्यतीत करते हैं उस तरीके से इन्होंने भी अपना जीवन को मतलब व्यतीत करना सही समझा। तो कहीं ना कहीं ये जो बाहरी दुनिया है उनसे वो अलग हो जाकर थोड़ा सा हटकर एक अलग लेवल की जीवन को वो जीते हैं। ऑलराइट। When Tansen and the emperor reached his hut, और जब वो सिंपल ड्रेस पहन के जब एम्परर अकबर और तानसेन दोनों जब वहां पर जाते हैं तो क्या देखते हैं, वहां पर वो किसी बड़े मकान में या फिर महल में नहीं रह रहे हैं, एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हैं, एक हट में रह रहे हैं। He was busy with his daily chores, right? और वहां पर जब अकेला इंसान होता है तो उसे अपना काम खुद को ही संभालना पड़ता है। आप फिर भी परिवार में रहते हैं तो आपको हेल्प मिल जाता है, राइट। लेकिन जब आप एकदम अकेले होते हैं तो आपको सारा काम खुद ही संभालना पड़ता है। तो ही वॉज बिजी विथ हिज डेली चोर्स। डेली चोर्स का मतलब क्या है, जो हर दिन का जो रूटीन काम है, घर के जो काम है। कहीं ना कहीं अगर आप अकेले हैं फिर भी आपको भूख लगती है, आपको खाना बनाना पड़ता है, आपको कपड़े पहनने के लिए आपको धुले हुए कपड़े चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो एक साधारण संसार में जो भी काम होता है, रूटीन वर्क, वो अकेले इंसान को खुद को ही संभालना होता है। और जब ये दोनों वहां पर उनसे मिलने गए तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि वो वैसे ही अपने जो डेली का जो काम है उसी में वो बिजी थे। When they asked him to sing, और जब वहां पर जाने के बाद उन्होंने उनसे गाना गाने के लिए कहा, he smiled but said firmly, I am long past the age for singing, कि मेरी जो उम्र है वो अब गाने जैसा नहीं रहा। यानी कि सॉरी, यहाँ पर बैकग्राउंड आवाज आ रही थी तो मैंने जरा खिड़की को बंद कर दिया। अब आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ आ रहा है या फिर आवाज आ रही है? नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना मेरी तरफ से? नो मैम नहीं हो रहा। ओके फाइन, ऑल राइट। तो यहाँ पर जो है, अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ तक मैंने जो समझाया है, हैज एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? यस मैम। एनी डाउट्स? Yes, any doubt? No, ma'am. No, teacher. नो नो डाउट्स, राइट? नो डाउट। ओके ओके, थैंक यू। ऑल राइट फाइन। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने ये देखा कि यस, तो उन्होंने रिक्वेस्ट जब किया, जब उन्होंने उनको गाना गाने के लिए कहा तो ही स्माइल्ड बट सेड फर्मली, उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आई एम लॉन्ग पास्ट। लॉन्ग पास्ट यानी कि मैं बहुत मतलब पीछे छोड़ आया हूँ वो एज को, उस उम्र को जब मैं गाना गाया करता था। ओके, आई एम लॉन्ग पास्ट द एज फॉर सिंगिंग। तो ये नहीं है कि मैं किसी का गुरु हूँ और मेरी कितनी भी उम्र हो जाए मैं गाना गाऊंगा, जैसे भी हो। अगर गला थोड़ा खराब भी हो जाए, उम्र के साथ साथ गले की आवाज में भी चेंजेस आते हैं तो भी कोई बात नहीं, फिर भी मैं गाऊंगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत ही सिंप्लिसिटी से ये उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं अब उस उम्र में नहीं रहा जहां पर मैं गाना गा सकता हूँ। Even his favorite pupil could not
persuade him to change his mind. Favorite pupil, pupil का मतलब क्या है यहाँ पर? स्टूडेंट. ओके, तो यहाँ पर जो विद्यार्थी है यानी कि कोई और नहीं, तानसेन खुद. तानसेन ने भी यहाँ पर जब उनको रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, कन्विंस करने की कोशिश की कि आप मान जाइए, मनाने की कोशिश की. परसुएड का मतलब क्या है? मनाना. ओके, उन्होंने जब उनको मनाने की कोशिश की तो तानसेन जो सबसे उनके प्रिय विद्यार्थी थे वो भी उनको मनाना मतलब मना नहीं पाए. ओके, टू चेंज हिज माइंड, उन्होंने उस व्यक्ति के जो थॉट प्रोसेस है उसको वो चेंज नहीं कर पाए. बट तानसेन न्यू हाउ टू गेट राउंड हिम, लेकिन तानसेन भी उन्हीं के विद्यार्थी थे तो उनको भी पता था कि क्या करने से शायद वो मान जाए या फिर मान सकते हैं. ही ऑफर्ड टू सिंग बिफोर हिज गुरु. तो अब डायरेक्टली जब उन्होंने पूछा कि या फिर रिक्वेस्ट किया कि आप गाना गाइए तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने तुरंत मना कर दिया. लेकिन तानसेन ने क्या किया, उन्होंने अपनी जो है बुद्धि थोड़ी सी लगाई और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे गुरु हैं तो मुझे भी पता है कि मैं किस तरह से आपको गाना गवा सकता हूँ. तो उन्होंने ऑफर किया कि ठीक है, क्या मैं अपने गुरु के सामने में गाना गा सकता हूँ. ही ऑफर्ड टू सिंग बिफोर हिज गुरु. तो एंड he made a deliberate mistake, और उन्होंने इस तरीके से जो है एक ट्रिक यूज किया या फिर जो है एक मतलब जानबूझकर उन्होंने इस स्टेप को इस तरह से उन्होंने लिया कि जबरदस्ती अगर वो ऐसे माहौल में पड़ जाएंगे तो हो सकता है कि गुरु गाना गा ले. ठीक है, और वही उनका मेन मोटिव था. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे गुरु हैं तो मैं आपके सामने गाना गा सकता हूँ. तो उन्होंने गाना गाया. ठीक है, एज अ स्टूडेंट उन्होंने गाना गाया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर, डेलिब्रेट यानी कि क्या, जानबूझकर उन्होंने एक गलती की. तानसेन से कोई गलती अदरवाइज होती नहीं है, लेकिन उनको पता है कि गुरु जब मेरे से मना कर रहे हैं कि वो गाना नहीं गाना चाहते तो मुझे भी, एम्परर अकबर को मैं लेकर आया हूँ साथ में, तो उनको भी मुझे जो है उनकी भी मान रखनी है. राइट, तो गुरु के सामने उन्होंने ये वाला ट्रिक उन्होंने अपनाया कि उन्होंने खुद गाना गाया लेकिन एक गलती के साथ, और वो गलती जो है उन्होंने जानबूझकर की. डेलिब्रेट यानी कि जानबूझकर उन्होंने ये गलती की, सो दैट गलती सुनते ही या फिर देखते ही ऑटोमेटिकली टीचर यही करेगा ना कि अरे आप तो यहाँ पर गलत बोल रहे हो या फिर आपने यहाँ पर गलती से मतलब ये वाला आपने गलत कर दिया. तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि टीचर का जो माइंडसेट होता है कि अगर स्टूडेंट को गलत करते हुए देखे तो वो उनका करेक्शन करता है या फिर उनको जो है सही रास्ते में लेकर आते हैं कि बेटा आप यहाँ पर ये गलत बोल रहे हो या फिर ये गलत काम कर रहे हो, तो आपको सही मार्ग पर ले आना, सही मार्ग पर चलते हुए आपका हाथ पकड़कर जो गाइडेंस देते हैं टीचर्स. ठीक है, तो यहाँ पर टीचर से वो रहा नहीं जाएगा. जब इतना सब सीखने के बाद भी, सिखाने के बाद भी अगर एक बहुत अच्छा विद्यार्थी अगर इस तरीके का मिस्टेक करे या फिर गलती करे तो ऑटोमेटिकली टीचर को वो खराब लगेगा. राइट, तो नेचुरली टीचर के मन से वो करेक्शन करने की जो चाह है वो आ जाएगा. तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये एक ट्रिक या फिर एक जो है मतलब चालाकी से जो है तानसेन ने कहीं ना कहीं इस मेथड को अपनाया. ऑलराइट, ताकि जो गुरु हैं संत हरिदास है वो गाना उनके सामने गाए. ठीक है, नाउ 1 minute प्लीज. यस मैम. यस, That's not the right note, Tansen, cried his teacher amazed. What has happened to you? तो देखिए बात यही है, मजेदार बात यही है कि तानसेन जैसा विद्यार्थी, उन्होंने तानसेन को तो पहचान ही लिया था, लेकिन उन्होंने एम्परर अकबर को शायद, अभी हमें पता नहीं है कि उन्होंने पहचान पाई या नहीं, लेकिन डेफिनेटली इसीलिए तानसेन ने एम्परर अकबर को कहा था कि आप आइए मेरे साथ, लेकिन आपको सिंपल ड्रेस में आना पड़ेगा, ताकि अगर आप एक शहंशाह के हिसाब से आए तो मतलब वो होगा ही नहीं, जो आप चाह रहे हैं वो आप नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे गुरु
आपके दरबार पर भी नहीं आए, और अगर आप खुद चलकर जाएंगे तो भी वो आपके सामने गाना नहीं गाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये वाला जो एक स्टेप है तानसेन ने इसीलिए उठाया ताकि गलत मतलब जानबूझकर अगर उन्होंने गलती की तो ऑटोमेटिकली टीचर जो है वो यही सोचेगा कि ये तो मेरा बेस्ट स्टूडेंट था, तो इसको क्या हो गया कि एकदम से इन्होंने ये गलत कर दिया, राइट। और यही हुआ। दैट्स नॉट द राइट नोट, तानसेन क्राइड हिज टीचर अमेज्ड। मतलब अमेज्ड यानी कि यहाँ पर खुशी से नहीं लेकिन आश्चर्यचकित हो जाना, कि एकदम मतलब कंफ्यूज हो जाना कि तुमको क्या हो गया, तुमने तो बहुत अच्छे से सीखा था, तुम मेरे बेस्ट विद्यार्थी रह चुके हो, तो व्हाट हैज हैपेंड टू यू। तो एकदम से वो चौंक गए और उन्होंने ये कहा कि ये तो गलत है, ये वाला जो नोट है, म्यूजिकल नोट है, ये गलत है। तानसेन डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड हिज टीचर एंड ही मेड द सेम मिस्टेक अगेन। लेकिन विद्यार्थी जो है वो भी चालाक है, राइट। यहाँ पर तानसेन की जो बात हो रही है वो भी मतलब चालाकी से उन्होंने वो गलती फिर से दोहराई, ठीक है। ही मेड द सेम मिस्टेक अगेन, यानी कि उन्होंने फिर से उस मिस्टेक को दोहराया, उन्होंने फिर से उस गलती को दोहराया। क्योंकि बार बार अगर आप टीचर के सामने अगर आप टीचर के सामने गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीचर को एक सर्टेन पॉइंट के बाद गुस्सा आ ही जाएगा कि बेटा आपको मैंने इतने बार समझाया है, इतने बार मैंने आपको सिखाया है, तो आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है, राइट। और फिर आपका हाथ पकड़कर टीचर आपको सिखाने की कोशिश करेगा। तो तानसेन ने पहले टीचर ने यही उनको मतलब संत हरिदास ने यही सिर्फ पॉइंट आउट किया कि ये राइट नोट नहीं है। अगर तानसेन ने तो एक पहली बात है कि उन्होंने जानबूझकर वो मिस्टेक की, राइट। और अगर उन्होंने वो समझकर कि नहीं मैं समझ गया और उन्होंने अगर सही कर लिया होता तुरंत, तो फिर टीचर से वो गाना नहीं मतलब गाया जाता, राइट। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि इन्होंने ये मिस्टेक को, गलती को इसलिए फिर से दोहराया ताकि टीचर जो है, संत हरिदास जो है, कंफ्यूज्ड हो जाए कि इस विद्यार्थी को क्या हो गया, चलो अभी मुझे ही गाना गाकर इसको सिखाना पड़ेगा फिर से। और नेचुरली सिखाने के चक्कर में वो फिर से गाना गाएंगे, राइट। तो ऑटोमेटिकली जिस लिए उन्होंने एम्परर अकबर को यहाँ पर लेकर आए थे, तो वो वाला जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। तो एग्जास्परेटेड मतलब एकदम से उनको गुस्सा आ गया, इरिटेशन आ गया, वो मतलब एकदम से फ्रस्ट्रेटेड हो गए। संत हरिदास टुक द तानपुरा कि चलो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये गलत नोट है। तो उन्होंने तानपुरा को अपने आप से तानसेन से छीन कर, ओके, ही टुक द तानपुरा फ्रॉम तानसेन्स हैंड्स एंड sang द राइट नोट। और फिर उनको लगा कि विद्यार्थी गलती कर रहा है, तो इसीलिए उन्होंने तानपुरा उनसे हाथ से लेकर, गुस्से में उनसे लेकर उन्होंने कहा कि देखो इस तरह से, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इस तरह से इस नोट को गाया जाता है। और उन्होंने सिखाने के चक्कर में, उन्होंने उस गलती को सुधारने के चक्कर में उन्होंने फिर से ये गाना गाकर सुनाया। ऑलराइट, नाउ then he went on to the next and the next। और ऑलरेडी अगर उन्होंने उस सुर को छेड़ दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि वो फ्लो में आ गए और वो एक के बाद एक वो गाना गाते रहे, एक के बाद एक उन्होंने राग छेड़ते गए, वो मतलब एक के बाद उन्होंने गाना गाते गए, तो he couldn't stop himself। ऑलराइट, तो नॉर्मली कोई भी जो मतलब एकदम दिल से और बहुत ही गहराई से अगर कोई सच में अपने इस काम को अगर बहुत ही प्यार से अगर कोई करे, तो कोई भी चाहे वो काम हो, वो इंसान उस काम में पूरे तरीके से जो है एकदम मेडिटेशन के जैसे एकदम एनग्रॉस्ड हो जाता है। मतलब वो एकदम उसमें डीप चला जाता है, राइट। उसको ना सुध-बुध रहता है कि क्या टाइम हुआ क्या नहीं। जब तक विद्यार्थी को पूरे तरीके से इजी वे में समझ नहीं आता, तब तक टीचर गाता रहेगा। या यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर हम गाने की बात कर रहे हैं, या फिर वो सिखाना उनका जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर यही हुआ कि एक के बाद एक वो गाना गाते गए। द म्यूजिक स्प्रेड अक्रॉस द फॉरेस्ट। और यहाँ पर ये उन्होंने घर संसार से दूर होकर वो जंगल में रह रहे थे, तो ये जो पूरा म्यूजिक जो है, ये जो सुर है, वो पूरे फॉरेस्ट में, पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। लाइक द फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डॉन, जैसे एकदम शुरुआत में जो दिन की शुरुआत होती है, राइट,
तो भोर की जो शुरुआत होती है एकदम सुबह सुबह हल्की सी लाइट, तो जैसे इस तरह से वो पूरे फॉरेस्ट में ये दिन की शुरुआत की जो फर्स्ट लाइट है उस तरीके से कि चारों तरफ जो है जैसे लग रहा है कि ब्राइटनेस आ गया आपका, मतलब एक कुछ चमक रहा है, इस तरीके से बहुत ही एक अलग मैजिकल इम्पैक्ट जो है वो मतलब चारों तरफ फैल गया। और द फ्रेग्रेंस ऑफ जैस्मिन, जैसे अगर आप कोई सुगंधित फूल के बारे में अगर आप सोच ले कि एक छोटी सी फूल का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर आपने पानी के अंदर रखकर एक जगह पर आपने रख दिया, ठीक है, बहुत बड़ा गुलदस्ता या फिर एक माला की जरूरत नहीं है, एक छोटे से फूल का जो कैपेसिटी है अगर वो सच में फ्रेग्रेंट है, अगर सच में उसमें परफ्यूम वाला जो मतलब एक सुगंध है, तो वो एक छोटी सी फूल एक कॉर्नर में रहते हुए भी पूरे जितना भी बड़ा कमरा क्यों ना हो उस पूरे कमरे में वो अपना सुगंध फैला देता है। तो ये जो म्यूजिक है तानसेन के गुरु का, संत हरिदास का, उन्होंने इस तरीके से उसी तरह से अपने जो म्यूजिक की जो महक है, म्यूजिक की जो एक अलग से जो फ्रेग्रेंस है, उन्होंने उस चारों तरफ अपने गाने के द्वारा उन्होंने वो माहौल तैयार कर दिया था जहां पर लग रहा था कि कहीं पे एक छोटा सा सिर्फ फूल पड़ा हुआ है और पूरा का पूरा कमरा महक उठा है। तो पूरा का पूरा जो जंगल है उनके गाने से महक उठा, चहक उठा। तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल मैजिकल एक अलग एक लेवल पर ये जो है इस लेवल को मतलब यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है। बोथ अकबर एंड तानसेन लिसन टू हिम एज इफ दे वर हिप्नोटाइज्ड and the emperor realized that Tansen had spoken the truth। और गुरु तो गुरु होता है नेचुरली, तो तानसेन कितना भी अच्छा गाए लेकिन ये तानसेन से भी ऊपर बहुत ही सुरीले तरीके से जो है संत हरिदास ने गाना गा रहे थे। तो अकबर और तानसेन दोनों यहाँ पर मंत्रमुग्ध हो गए, जैसे मतलब एकदम मतलब वो किसी ने उनको ऊपर हिप्नोटिज्म कर दिया। हिप्नोटिज्म यानी कि क्या, कि जैसे आपने देखा होगा कि जो कोई अगर मतलब कोई हिप्नोटाइज करता है तो वो आपको उसके कंट्रोल में लाना चाहता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो लोग ये प्रोफेशनली करते हैं, आप लोग देखेंगे कि बहुत ही सिंपल तरीका होता है, एक ऐसे चेन जैसा रहता है, ठीक है, और यहाँ पर एक जैसे पेंडेंट या फिर कुछ रहता है और फिर वो धीरे 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 ऐसे 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 करके वो उसको मूव करते रहते हैं, इसको हिलाते हैं और एक तरफ से दूसरे तरफ, और कहीं ना कहीं वो एक धीरे धीरे एक बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे कि इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये ऐसे ये वो कुछ ना कुछ। तो कहीं ना कहीं जो इंसान उस पेंडुलम को देख रहा है, राइट, इस तरह से जो वो चेन को मूव होते हुए देख रहा है, जिसके अंडर वो जो अगर वो कोई ट्रेंड है, प्रोफेशनल अगर कोई है, तो उसमें वो इतना पावर है कि वो किसी को हिप्नोटाइज कर दे। लेकिन यहाँ पर आप किसी पेंडुलम या फिर किसी चेन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक अलग लेवल पर ऑलरेडी तानसेन और अकबर चले गए। व्हाई? इट इज नॉट विद द हेल्प ऑफ एनी हिप्नोटिज्म, लेकिन कहीं ना कहीं ये गाना ही उनका जो जिस तरीके से जिस लेवल का उन्होंने गाना गाया वो एक हिप्नोटिज्म का उन्होंने काम कर दिखाया। एंड द एम्परर रियलाइज्ड, और अकबर को ये महसूस हुआ कि नहीं, सच में तानसेन ने जो कहा था कि मेरे से भी कोई बेहतर गा सकता है और है कोई गाता है, तो ऑटोमेटिकली वो जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने मतलब उसकी सच्चाई को उन्होंने परखा कि सच में ये तानसेन से भी ऊपर है। नेचुरली उनके गुरु है तो ये यहाँ पर तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि वो उनसे मतलब खराब गाएंगे या फिर उनसे नीचे। तो यहाँ पर कोई भी मतलब जो है आर्ग्यूमेंट का सवाल ही नहीं है। ही इज द बेस्ट। He had not known that music could be like this। और अकबर को ये नहीं पता था कि म्यूजिक। हेलो हेलो मैम। Yes मैम, टाइम इज अप। Time is up. Okay, ma'am, I'll just finish this sentence and then I'll stop. जी जी मैम जी। Okay, okay, thank you, ma'am. So यहाँ पर जो है नियति मैम, हाँ बोल बेटा। अटेंडेंस लिंक पाठव ना। अटेंडन्स लिंक मगाशी संगीता मॅमनी पाठवली होती ना? हो मॅम पाठवली. मॅम पाठवलेली. मग मॅम मी उशिरा जॉईन झालो.
मग आजच्या दिवस राहू दे, आता उद्यापासून लवकर जॉईन कर. ठीक आहे. शांत बसा, आता मॅम ना शिकवू द्या. चला. यस मैम. Okay, just last sentence and then I will stop for today. So emperor realized that Tansen had spoken the truth. और उनको तानसेन की जो मतलब शब्द थे उसमें उन्होंने मतलब देखा कि नहीं, सच में वो बस मतलब सच ही कह रहे थे कि मेरे से भी बेहतर कोई गाना गा सकता है. He had not known that music could be like this. उनको पता ही नहीं था कि म्यूजिक में इतना पावर हो सकता है कि कोई मतलब लिटरली हिप्नोटाइज्ड हो जाए या फिर एक मैजिकल दुनिया में चला जा सकता है. He had certainly never heard anything like it before. और इस तरीके का म्यूजिक तो उन्होंने कभी सुना ही नहीं था. As they walked back, the emperor suddenly broke the silence to ask Tansen, "Why can't you sing like him, उस्ताद जी?" और उन्होंने सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा कि आप इनके तरह क्यों नहीं गा सकते? ये तो आपसे बहुत बेहतर गाते हैं, सही बात है, लेकिन आप इन जैसे क्यों नहीं गा सकते, या फिर आप मतलब इनके लेवल तक का गाना क्यों नहीं गा सकते? ठीक है, मैं जल्दी से मैं इसको वाइंड अप कर देती हूँ क्योंकि ये लेसन खत्म ही हो जाएगा अभी. As they walked back, why can't you say? Okay, so the emperor suddenly broke the silence. मतलब वो एक अलग दुनिया में चले गए जहां पर मतलब उन्होंने जब बात किया तो ऑटोमेटिकली वो जैसे जिस मैजिकल दुनिया में थे वो कहीं ना कहीं वो मैजिक टूट सा गया और उन्होंने उसने पूछा कि आप इनके जैसे क्यों नहीं गाना गा सकते. तानसेन स्माइल्ड. शहंशाह, आई सिंग एट योर कमांड, द कमांड ऑफ द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान. मैं गाना गाता हूँ, सही बात है, लेकिन आप जो गाना सुनना चाहते हैं, आप जो मुझे ऑर्डर देते हैं, जो कमांड करते हैं, हिंदुस्तान के एम्परर हैं आप मेरे इस देश के बादशाह है, तो आपके कमांड के हिसाब से मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करता हूँ. बट गुरुजी सिंग्स फॉर वन हु इज द मास्टर ऑफ इवन किंग्स. और लेकिन अगर आप मेरे गुरुजी के बारे में अगर आप बात करें तो वो जो बादशाहों के बादशाह या फिर सबके ऊपर जो मास्टर है उनके लिए गाना गाते हैं. वो किसी इंसानी बादशाह या शहंशाह के लिए नहीं गाते, और वो और कोई नहीं है, वो भगवान है या फिर सबसे ऊपर जो है यानी कि गॉड. Okay, so he sings for one who is the master of even kings, that is God. His music springs from the depths of his soul, free and unasked for. और वो किसी के प्रेशर में नहीं गाते. यहाँ पर मुझे 10 बार शायद सोचना पड़ेगा कि बादशाह को ये गाना पसंद आएगा या नहीं आएगा. तो क्या कि कहीं ना कहीं वो माइंड में एक प्रेशर रहता है क्योंकि हमारे सामने आप बैठे हुए रहते हैं, लेकिन वो निडरता से किसी और के प्रेशर में आकर वो गाना नहीं गाते. उन्हें पता है कि मैं अगर गाना गाता हूं तो मैं भगवान के लिए गाना गाता हूँ, राइट. तो जहां पर किसी और का यहाँ पर कंट्रोल है ही नहीं. His music springs from the depths of his soul. सोल यानी कि आत्मा. तो आत्मा के एकदम डेप्थ से, जो एकदम दिल से जो निकलता है, एकदम फ्री होता है, unasked for. भगवान उन्हें ये नहीं कहते कि आप ये गाना गाओ या फिर वो गाना गाओ. कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं. अपने आप से, अपने दिल से जो वो गाना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली भगवान के लिए गाया जाता है. और इसीलिए उनकी आवाज में इतनी मतलब जो है, इट इज सो बेटर, दैट इज व्हाई इट इज द बेस्ट. How can I expect my music to be so beautiful and divine? Divine यानी कि almost जो है of the level of God, जो भगवान के स्तर पर हो. तो उनका म्यूजिक जो है, म्यूजिक है लेकिन वो भगवान के स्तर पर है. यहाँ पर कोई कंपटीशन का सवाल ही नहीं है, राइट. So with that we finish this lesson today. I hope everyone has understood. Hello? Hello? Okay. Niyati ma'am? Yes, teacher. Yes. सॉरी मैम, मैंने म्यूट किया था. नहीं, कोई बात नहीं मैम. So ma'am, I have finished actually. So we are done for that. Okay ma'am. Yeah. Okay. Thank you ma'am. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye, ma'am. Bye.